नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसबी तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में पिछली कई तासिकाओं से हमने एक के बाद एक पाठ, व्याकरण, मुहावरे, कहावतें, कठिन शब्दों के अर्थ, इन सब बातों की जानकारी ले ली है हमने उसके ऊपर गृहपाठ ले लिया है। आपको स्वाध्याय छुड़ाने के लिए हमने बोला है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पिछली तासिका में हमने जहां चाह वहां रह इस पाठ का जो अंतिम भाग था वह भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने व्याकरण देख लिया, उद्देश्य, विधेय, और आज हम हमारी जो 8वीं कविता है जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता की ओर रुख करने वाले हैं। तो मित्रों, कौन सा भी पाठ, कविता देखने से पहले हम लोग उस पाठ के जो लेखक है, उस पाठ के जो कवि है, उनके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। उसी तरह से आज जो हमारी कविता है, इस कविता के जो कवि है वह है गोपालदास सक्सेना जी। यह जो गोपालदास सक्सेना जी है, यह नीरज नाम से भी लेखन करते हैं। जैसे हमारे मराठी में कुसुमाग्रज, केशव सूत, ऐसे उनके जो नाम रखे गए हैं अलग से, टोपन्ना बोलते हैं उनको, उसी तरह से यह नीरज नाम से भी लेखन करते हैं। इनके बारे में हम पहले जानकारी ले लेंगे। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश। 1924 में 4 जनवरी को इनका जन्म हुआ है, पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश। और हमने अब तक देखा है ज्यादा से ज्यादा कवि लेखक हमारी तरफ जो आते हैं वह उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि उनका हिंदी भाषा के ऊपर प्रभुत्व बहुत ही बड़ा है। उनकी मातृभाषा, बोली भाषा सभी वो हिंदी में बातें करते हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा इस क्षेत्र में वर्चस्व रह चुका है। तो देखिए बच्चों, इनकी रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है, ऐसी बहुत सारी रचनाएं गोपालदास सक्सेना जी ने अपने जीवन में की है। तो नीरज की रचनाएं वगैरह, इससे आपको पता चलता है कि वह ज्यादा से ज्यादा लेखक नीरज इस अपने नाम से ही करते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने ये रचनाएं की है। इनका परिचय देखिए। पद्म भूषण गोपालदास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। उनको पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषित है वो। और बहुत सारे जो मंच होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, उनके मंचों पर यह अपनी कविता का गायन करते हुए उनके गीतकार बोलकर उभरते हैं। मंच पर उनको सम्मान के साथ गीत गायन का मौका दिया जाता है, उनको गीत गायन के लिए बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और वह प्रमुख अतिथि के रूप में ऐसे कवि सम्मेलनों में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से, प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। जीवन नहीं मरा करता है, यह कविता का जो शीर्षक है, उसी से हमें पता चलता है कि कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, कवि का उद्देश्य क्या है। कवि हमें बताना चाहते हैं कि कुछ समस्याएं अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो उन समस्याओं की वजह से जीवन नहीं मरा करता है। और यही बात कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसी बात को मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है कवि ने।
कि देखो भाई, जीवन में तो समस्या है, एक आध दो समस्या आ गई तो कोई मर नहीं जाता, जीवन खत्म नहीं हो जाता उसका। ऐसी बातें जो कवि ने हमें सिखाई है, कवि ने हमें बताने की कोशिश की है, उसके और उनका जो संकेत है, वह संकेत हमें समझ लेना है और उस संकेत को समझकर ही उसके अनुसार हमें अपने जीवन में अपना व्यवहार रखना है, समस्याओं का निराकरण करना है। तो इसी तरह से गोपाल दास सक्सेना जी की है जो कविता है जीवन नहीं माया करता है, इसकी ओर हमें रुख करना है। उसके पहले थोड़ी सी बातें हैं, जरा सोचो और चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? वनस्पति, पशु पक्षी, मानव। देखिए मित्रों, कविता तो हम देखने वाले ही है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य प्रकाश, वनस्पति, पशु पक्षी और मानव। मित्रों, मैं आप लोगों के सामने आज ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पृथ्वी के ऊपर घटने वाली अनगिनत घटनाएं हैं। मैंने क्या बोला? पृथ्वी के ऊपर घटने वाली अनगिनत घटनाएं हैं, और उन अनगिनत घटनाओं को अगर कोई उसका मूल कारण है तो वह है हमारे सूर्य प्रकाश। सूर्य यानी सूरज, यह जो सूरज है यह हमारी पृथ्वी के ऊपर घटने वाली बहुत सारी अनगिनत घटनाओं का मूल कारण है। अब देखिए, चर्चा करनी है, मैं आप लोगों को जानकारी बता देता हूं, आप भी इसकी ओर ध्यान कीजिए। सूर्य प्रकाश नहीं होता तो वनस्पति भी नहीं होती, क्योंकि वनस्पति को जो अन्न मिलता है, अन्न खाना, वह इन सूर्य प्रकाश के, जो सूर्य की किरण आते हैं उसका जो प्रकाश आता है उसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से वनस्पति अपना खाना, अपना अन्न तैयार करती है और उसी से वह बढ़ती है। सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो वनस्पति नहीं बचेगी, वनस्पति नहीं बढ़ेगी, वनस्पति का कुछ नहीं हो सकता। अब वनस्पति यह हमारी जो अन्न तालिका है उसका मुख्य घटक है। देखिए, कौन सा भी अन्न हो आपको कहां से मिलता है? देखिए, खाना वनस्पति, गेहूं, ज्वारी, बाजरी, फल, पेड़ पौधे, कहां से? सब उसका मूल कारण वनस्पति। समझो कोई पशु पक्षी दूसरे पशु को खाकर जीवित रहता होगा, लेकिन वह पशु तो घास खाता है, वह पशु तो फल खाता है, वह पशु तो वनस्पति खाता है। इसलिए सबका आधार है वनस्पति, और सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो वनस्पति भी नहीं होगी। पशु पक्षी को मिलने वाला अन्न नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे, इनको खाना नहीं मिलेगा, इनको घास नहीं मिलेगी, इनको रहने के लिए जंगल घर नहीं मिलेंगे, तो यह भी खत्म हो जाएगी। रही बात मानव की, अब मानव तो इन सबसे अलग नहीं है, मानव भी एक प्राणी है। मानव क्या खाता है? चावल, गेहूं, ज्वारी, बाजरी, दाल, रोटी, सब्जी वगैरह वगैरह वगैरह। यह सब कहां से मिलता है? यह सब वनस्पति के माध्यम से। सूर्य प्रकाश ही नहीं रहेगा, वनस्पति ही नहीं रहेगी, तो फिर मानव को क्या मिलने वाला है? सही बात बोल रहा हूं? इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का प्रकाश। यह जो जानकारी हम ले रहे हैं बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक जानकारी है, क्योंकि इस जानकारी के अलावा हमें कविता देखने का तो बाद में देखनी है कविता तो हमें, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए सूर्य देवता कहा जाता है सूरज को हमारे संस्कृति में। यह सूरज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। इसी के माध्यम से ही सब कुछ पृथ्वी पर होता है, चलता है। तो इसीलिए
हमें सूर्य प्रकाश का और सूर्य का महत्व समझना चाहिए और उसका महत्व समझकर ही हम आगे अपनी कविता की ओर रुख करेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप के अश्रु बहाने वालों, आप समझो हमारे जीवन में कोई सपना टूट जाता है हमारा, तो हमें बहुत दुख होता है कि नहीं दुख? हमें बहुत दुख होता है। और जब हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं? ऐसा कोने में जाकर अकेले में ही अश्रु बहाते हैं, हम रोते हैं, दिन रात रोते हैं। लेकिन कभी क्या कहते हैं? छिप छिप के अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। आंख के जो आंसू है हमारे, उसको कवि ने मोती की उपमा दी है। हमारे आंख के जो आंसू है वो मोतियों की तरह मूल्यवान है, इसलिए उन मोतियों को आप व्यर्थ मत लुटाओ। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हमारे जीवन के अनेक उद्देश्य है, अनेक सपने हैं हमारे जीवन में। कुछ सपने अगर हमारे टूट जाते हैं, एक दो चार, तो हम मर जाएंगे क्या? हमारा जीवन मर जाएगा? नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं कि कुछ सपनों के मर जाने से, टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। देखिए, कवि हर बात में एक हमें अच्छा विचार करने की प्रेरणा देते हैं। माला टूट गई तो क्या हुआ? क्या है? माला टूट गई, समझो माला टूट गई, अरे बाप रे माला टूट गई। सिर्फ मैं गले की माला की नहीं बात कर रहा हूं, कौन से भी माला रहने दो। माला टूट गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अब नीलाम होना है, बिक जाना। तो कवि कहते हैं कि माला टूट गई तो समस्या खुद ही समाप्त हो गई है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। यानी देखिए, कवि कहते हैं कि अगर हमारे आंसू बिक जाते हैं तो हमारी तपस्या पूरी हो जाती है। यानी हमें व्यर्थ में अपने मोती नहीं लुटाने। तो रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। हम लोग रूठे दिवस मनाते हैं, यह दिन बहुत खराब गया, ये दिन ऐसा गया, वो दिन वैसा गया, ऐसा हमारी बातों से हमेशा प्रतीत होता रहता है। इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। अब कवि का कहने का अर्थ है फटी है कमीज है, उसको सिला रहे हैं, शब्दशः अर्थ हमको नहीं लेना है। हमको कवि के शब्दों का एक व्यापक अर्थ लेना है। व्यापक मात्रा में कवि हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमें सोचना है। कमीज सिलाने का क्या बोल रहे हैं कवि महाशय? वो कमीज सिलाने का नहीं बोलते। हमारे जीवन में कुछ चीजें फट जाती है तो उसको हम सीते हैं, उसी तरह से उन्होंने हमें कमीज का उदाहरण दिया है। इसलिए कवि कहते हैं रूठे दिवस मनाने वालों, आप लोगों को रूठे दिवस बिल्कुल नहीं मनाने चाहिए। फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। आंगन में हमने बहुत सारे दीपक लगा दिए हैं, दीप लगा दिए हैं, लेकिन उसमें से अगर कुछ दीप बुझ जाते हैं, अब हवा है, हवा का झोंका आएगा, दो चार दीपक बुझ भी जाएंगे, समझो दो चार दीपक बुझ गए। दो चार दीपक बुझ जाने के बाद आंगन मर गया क्या पूरा? हमारा आंगन तो वैसा का वैसा है, बाकी के दीपक वैसे ही जल रहे हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं, कवि का व्यापक दृष्टि से हमें ध्यान में रखना है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। आंगन जो है, ये आंगन बिल्कुल नहीं मरा करता है। इसलिए कवि कहते हैं आप आशा मत छोड़िए, आप आंगन को देखिए,
उन जो बचे हुए दीपक है उनको देखिए, 4 दीपक को मत देखिए जो बुझ गए उनको। इसलिए कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, आंगन तो जीवित है वैसे का वैसा। इसी तरह से कवि ने बहुत सारी कुछ बातें इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखनी चाहिए। आने वाली तासिका में इसके आगे का जो भाग है उसको हम बहुत ही अधिक स्पष्टीकरण से व्यवस्थित रूप से और देख लेंगे। तब तक के लिए आज हमने यह कविता परिचय, ये इस विषय पर चर्चा और कविता की शुरुआत 1-2-4 मुद्दों के आधार पर कवि के उसका स्पष्टीकरण हमने देख लिया है। अगली तासिका में बचा हुआ सब देख लेंगे। एक बार हम कविता का गायन कर लेंगे बाद में और फिर इस कविता को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अब जो बचा भाग है वो हम अपनी अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।